तो फर्रे हमने फर्रे रखे नहीं थे। हाँ। भूल गया आंसर, भूल गया कि कहाँ। तेरी स्टोरी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने बहुत टाइम से YouTube पे अगर आप हमारी वीडियो देखते हो, आपको बहुत सारी वीडियोस दिखी होंगी जहाँ पे लोग बोल रहे होंगे वी आर मूविंग टू कैलगरी। तो हमने बोला कि आज हम दो लोगों से बात करते हैं जो भी कैलगरी जा रहे हैं, एंड हमने सोचा कि चलो इनसे पूछते हैं कि क्यों कैलगरी जा रहे हैं, तो सारे लोग क्यों कैलगरी जा रहे हैं, इनके क्या रीजन है। सबके रीजन अलग अलग होते हैं। तो आज हम दिवेश और मेघा से बात करेंगे कि इनके क्या रीजंस हैं। ये हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी जब हम आए थे। बताओ अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताओ कि कहाँ से हो, कैसे हो, एंड फिर आगे बात करते हैं। तो पाजी, मेरा नाम दिवेश बिरामल है। मैं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक जगह पड़ती है खानपुर करके, वहीं मैं मेजरली बड़ा हुआ हूँ। तो पिछले 10 साल से मैं इंडिया जब यहाँ आने से पहले मोर देन 10 ईयर्स मैंने सेल्स और मार्केटिंग में ही काम किया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती चली गई तो मेरा सेल्स का एरिया बढ़ता चला गया। पहले दिल्ली में छोटा था, फिर आधी दिल्ली मिली, पूरी दिल्ली मिली, फिर कंपनी चेंज करी, तो उसके बाद रीजन बढ़ते चले गए। फिर पूरा नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया सारा ट्रैवल करना पड़ा। उसके बाद फिर हुआ कि यार एक टाइम के बाद एहसास हो गया कि यार नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। बाहर से तो ठीक हूँ, जिम जा रहा हूँ, मस्कुलर हूँ, सब कुछ है, लेकिन अंदर से ना वो बिगड़ता जा रहा था। वहाँ से हुआ कि यार मुझे कुछ करना है फिटनेस को लेके ही, तो क्या ऐसा करा जाए जिसमें थोड़ा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाए, दूसरों की हेल्प भी हो जाए, जिससे मैं अपने नॉलेज को बांट सकूँ। तो उस टाइम एक 20s वाली, पहले आज से 10 साल पहले जाओ तो योगा को कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं, सब बोरिंग समझते थे। हो सकता है शायद आज भी मैं 20 साल का होता तो आज भी बोरिंग समझता, लेकिन एज के बाद आपको धीरे धीरे चीज़ समझ आने लग जाती है। ठीक है यार, तो ऐसे करते 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 डायरेक्शन अपने आप ही उधर चली गई। चलो ठीक है, इस थॉट को थोड़ी देर होल्ड करते हैं, बिकॉज आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैलगरी में भी क्यों जा रहे हो उससे बहुत बड़ा रिलेशन है। मेघा से बात करते हैं। तो मेघा आईटी में, सो क्या कैसे? ओके, सो मैं वैसे बिलोंग तो झांसी से करती हूँ, यूपी से, लेकिन मेरे पापा एयरफोर्स में रहे हैं तो मैं पैदा ही उस एनवायरनमेंट में हुई हूँ। तो बचपन से ही बहुत ट्रैवलिंग करी है। अच्छा। तो पूरे इंडिया घूमा है। तो मैं ये नहीं कहती कभी कि मैं एक जगह से बिलोंग करती हूँ, कि मैं सब काफ़ी नॉर्थ, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार काफ़ी एरियाज घूमे हैं। तो हाँ, उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैंगलोर से, और उसके बाद से मैं आईटी में ही हूँ, जॉब मैं आईटी में ही कर रही हूँ। और इंडिया में करीब 8-8.5 साल जॉब करी, और फिर यहाँ पे आके और यहाँ कब आए थे कनाडा में? कनाडा में हम पिछले साल आए थे 2020 में, कोविड के ही बीच में। हमारे बाद ही तो आए थे। हाँ, 1 जुलाई का सनराइज जो था वो पहला सनराइज था, कनाडा डे। नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे आए, यू गॉट अ जॉब आईटी में यहाँ पे? हाँ, आई गॉट अ जॉब, लाइक मैं फर्स्ट को आए थे तो 20th को मेरी ज्वाइनिंग थी। जॉब जल्दी मिल गई थी और किचनर में मिली थी, तो फिर हम किचनर आ गए सीधा। एंड दिवेश, मैं बता दूं, दिवेश मेरे को तो बहुत इंस्पायर करा है, और ये वाली वीडियो के बाद ही आएगी मेरी जब जॉब की क्या सीन है, बट दिवेश ने मेरे को बहुत इंस्पायर करा। बिकॉज मैं जब पहली बार दिवेश से मिला तो मैंने दिवेश से पूछा कि क्या काम, तो बोलता है मैं ना सेल्स वेल्स मैंने बहुत कर ली, मेरे को आयुर्वेदा में ही कुछ करना है। सो ही हैज़ बिन वेरी एंटरप्रेन्योरियल यहाँ पे आके भी। तो दिवेश, वो थोड़ी सी बाद में बात करेंगे कैलगरी में जाके क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो अब जल्दी से आते हैं कैलगरी वाले डिस्कशन पे। बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे हैं कि यार ये कैलगरी में लोग जा क्यों रहे हैं आजकल। मेरे को थोड़ा सा अपने रीजंस बताओ कि वाई कैलगरी, क्यों सब ओंटारियो से निकलकर एल्बर्टा में की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारे क्या रीजन है? तो फर्स्ट, पहला 2 वर्ड में बोलना, 1 वर्ड में बताना चाहूंगा। पहला जो रीजन है, बिजनेस पर्सपेक्टिव, सिंपल एज दैट, बिजनेस पर्सपेक्टिव, वो हमारा फर्स्ट वो है रीजन जाने का। उसके बाद और क्या रीजन है? सेकंड, ऑब्वियसली बात है, हर कोई जब कनाडा आता है तो सबसे पहले कहता है कि घर लेना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बैफ तो बहुत महंगा है रहने में, तो सबसे क्लोजेस्ट सिटी कैलगरी ही पड़ती है वहाँ से। तो कैलगरी फर्स्ट ऑप्शन फिर हमारे लिए बन गया कि चलो ठीक है, अभी अफोर्डेबल भी है, नए नए भी आए हैं, तो एकदम से ही एक ये भी था हमारे दिमाग में ना कि यार रहने को यहाँ भी रह सकते हैं, इधर भी बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। बट वो ये कि अपनी लाइफ के, अगर मैंने 900,000 में 1 मिलियन लगा के एक घर लेना है, अगर उतना ही बड़ा घर मैं 400-500,000 लगा के भी ले सकता हूँ, तो जो बाकी जो पैसा जो होगा वो शायद मैं अपने बिजनेस में लगा के यूज करूंगा, वहाँ पे मैं उसको करूंगा। सारा एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी भी मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहा हूँ, और लिटरली मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ करे जा रहा हूँ अभी। तो सेकंड वही था कि
अपना जो पॉइंट है अपना रियल एस्टेट, अपना घर को लेने के लिए सेकंड के घर अपना लेना है। तो घर का थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे वहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया दो कि कितना, बहुत सुना है सस्ता होता है, तो उन्होंने तो सारी रिसर्च करी है, तो आप घर भी खरीदा है, तो क्या मतलब कितना होता है यहाँ के मुकाबले? तो वहाँ पे जब हमने रिसर्च करना शुरू किया, यहाँ पे मतलब ये हुआ था, यहाँ पे 1 साल हो गया था, हाँ। पैसे इतने सेव हो गए थे कि हाँ कि एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर डाउन पेमेंट निकाल सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे देखना शुरू किया कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रख के कुछ मिलता तो नहीं था, मिला इन्वेस्ट करते सबसे पहले प्रॉपर्टी में करते हैं। तो देखा था यहाँ पे तो अफोर्डेबल नहीं लग रहा था, कि मतलब एक ये था कि घर लेने जाओ तो 700-800,000 से कम में आपको डिटैच होम नहीं मिलेगा। तो फिर वहाँ पे जब रिसर्च करना शुरू किया तो वो लिटरली, अगर मैं मतलब फिगर्स में बोलूँ तो 50% आप ले लो कि, और वहाँ पे ना एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा बड़ी बैंडविड्थ है घरों की, तो वहाँ पे ना हर एक पे स्केल के इंसान के लिए अब कोई ना कोई घर है, तो मतलब वो बहुत अफोर्डेबल भी है। तो और जैसे अभी हम जो घर देख रहे हैं, अभी मतलब फाइनल तो नहीं किया बट जो देख रहे हैं, तो दैट इज़ पूरा डिटैच्ड हाउस, उसमें पूरा लीगल बेसमेंट बिल्डर की तरफ से बन के आएगा, और उसमें अप्लाइंसेस भी, बेसमेंट के अप्लाइंसेस भी बिल्डर ही देगा। 1700 प्लस स्क्वायर फीट का घर है, तो उसका जो प्राइस है वो सब मतलब 540,000 उसका प्राइस है। तो वो आई थिंक यहाँ पे वैसा घर मेरे ख्याल से तो 1 मिलियन से, डिटैच तो कोई 1 मिलियन भी नहीं, मतलब 700-800,000 से कम में तो, वो भी किचनर, जीटीए में तो भूल ही जाओ। हाँ, तो वो भी किचनर और थोड़ा पीछे चले जाओगे तो चलो, रियल एस्टेट भी रीजन हो गया, बिजनेस बहुत बढ़िया रीजन है, रियल एस्टेट बहुत बढ़िया रीजन है। और जैसे वेदर लोग बोलते हैं, तो वो कोई थोड़ा सा था कि नहीं यार वेदर इतना अच्छा नहीं है, तो शायद कैसे प्रोज एंड कॉन्स जब लिस्ट बनाई थी। अब उसमें भी ऐसा था कि वहाँ का वेदर मेरे बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए बढ़िया है। अच्छा, तो जो आपको पता है कि मेरी जो शिपमेंट, जो मैं प्रोडक्ट्स वहाँ से इंडिया से मंगा रहा हूँ, हाँ। हल्का सा डिस्कस करता हूँ ऑयल्स का, आयुर्वेदिक ऑयल्स का। तो अब ड्राई एरिया है, वहाँ का एरिया पूरा ड्राई है। लोग सब कहते हैं यहाँ ह्यूमिड ज़्यादा है, वहाँ पे ड्राई है, ड्राईनेस ज़्यादा है। तो वहाँ ड्राईनेस से बचने के लिए लोग क्या लगाते हैं? मॉइस्चराइजर। क्या है? केमिकल्स हैं वो एक तरह के, सबके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल डला हुआ है। तो ऑन द उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरा देखा जाए तो मेरा प्रोडक्ट वहीं के लिए बना है, ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को लगा तुम्हें कैलगरी पसंद आया था, सुंदर लगा था तुम्हारा तो पूरा। ये तो बाद में ये तो जुड़ती चली गई चीजें, अपना जुड़ती चली गई। पहले अब हम जब घूमने भी गए थे ना, तो मेरी घूमने तो साथ साथ मेरा ये भी रहता है कि इसकी कई बार कंप्लेंट भी रहती है कि यार तू घूमते समय ना हमेशा घूमता नहीं है। मैं लोगों को शॉपिंग करते समय को ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि यार इस बंदे ने इतने सारी चीजों में से क्या चीज उठाई है, तो मेरी नजर वहाँ रहती है ऑब्जर्व करने को लेके। क्योंकि जब मैं योगा में जब घुसा था तो एक टीचर से मिला था, तो उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो वो मैंने चीज समझ रखी, बहुत सारी चीजों में अप्लाई कर देता हूँ उसे, मैं काम को लेके या अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वो चीजें अप्लाई कर लेता हूँ। तो ऐसे मुझे अब ये कंप्लेंट नहीं है उस चीज में कि तो घूमते समय भी काम ऑब्जर्वेशन, तो वो चीज मेरे लिए मैटर करेगी कि वहाँ का वेदर मेरे लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए तो सूटेबल है, और प्लस टूरिज्म साथ में है। तो बाकी मैं बता देती हूँ वहाँ के वेदर का। तो ये तो था कि वहाँ पे विंटर्स बहुत हैं, ठीक है। अब लेकिन मैंने मतलब सोचा उसको कि यार ठीक है, एनीवेज लॉजिकली सोचो तो आप विंटर्स में कितना ही एक्सपोज करते हो अपने आप को, ठीक है। 1 मंथ एक्स्ट्रा वहाँ पे विंटर, वैसे मंथ वाइज टाइम वाइज 1 मंथ एक्स्ट्रा रहेगा, वो एक ट्रेड ऑफ है। दूसरा, आप यहाँ पे -30 वहाँ पे -40 है, क्या डिफरेंस है। और अब ऐसा तो नहीं है कि -30 में आप नॉर्मली घूम सकते हो, -40 में जाके, दोनों में उतना ही पहनना, एक्सपोजर उतना ही है। तो आप घर से बाहर जाके बैठोगे तो नहीं विंटर्स में, यहाँ पे भी घर है तो टेम्परेचर कंट्रोल उस एरिया में, कार में जाते हो शॉप, मतलब वो सब चीज़ें विंटर्स हैं, वो तो एक तरीके का वो हवा बना रखा है कि विंटर्स है, तो आप कितना ही विंटर्स में अपने आप को एक्सपोज करते हो, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे विंटर, अगर विंटर्स में कोई एक मतलब एक कंसर्न एरिया है तो वो ये है एक ज़्यादा कि अनसर्टेन है वहाँ की विंटर्स बहुत। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सपोज आप सुबह ऑफिस जा रहे हो, बहुत बर्फ़ गिरी तो पूरा बर्फ़ हो गया, और बहुत माइनस में -10 -20 टेम्परेचर है। उसके बाद ना वहाँ पे वैंकूवर के साइड से ना विंड्स आती हैं। अच्छा। वो थोड़ी वार्म विंड्स होती हैं, उसको चिनूक कहते हैं। अच्छा। तो चिनूक विंड्स आती हैं, तो वो ना एकदम से सारी बर्फ़ को मेल्ट कर देती है, और एकदम से आप जब वापस घर जा रहे होगे ऑफिस से, तो आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अच्छा। तो एक ही दिन में इतना रेंज आप देख लोगे टेम्परेचर्स की सुबह एकदम हैवी स्नोफॉल, और दिन में एकदम आपका अच्छी चीज़ भी है, और किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम भी होती है। मतलब ये मेन है कि आप अपने कपड़े क्या पहन के जाओगे। कपड़े डिपेंड करता है, हो सकता है कि हमने भी अभी वो चीज़ अभी एक्सपीरियंस नहीं करी है,
कि शायद जाके हमें पता चले कि हाँ यार एक ही दिन में बॉडी इतना झेल पाती है कि नहीं झेल पाती, कि सुबह मैं जा रहा हूँ जैकेट पहन के, शाम को मैं टी शर्ट में घर वापस आ रहा हूँ। तो अभी जो भी हमने रिसर्च करी है, जितना हमने वहाँ पे घूमा है, ठीक है यार, अगर इतना ही बुरा होता तो कैलगरी में कोई बंदा रह ही नहीं रहा होता। ये तो लोग जो इंडिया में भी जब हम थे तो हम यही बोलते थे कि यार कनाडा तो बहुत ठंडा है। अभी हमारे कमेंट सेक्शन में ना एक कमेंट आया कि कनाडा में ना मैं तो कनाडा नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पे -20 डिग्री रहता है 7 से 8 महीने। तो मैंने बोले अंटार्कटिका में थोड़ा रह रहे हैं यार, मतलब वो तो 1-2 हफ्ते की मैंने रिप्लाई करने लगा कि पिछले साल मैंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ कितनी बार नेगेटिव टेम्परेचर था, -20 -10 कितना था, 12 दिन था -20 सिर्फ पिछले साल। तो मैं वही बोल रहा था कि लोग मतलब हमें ना वहाँ पे बैठ के ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़ी चीज है, बट उतनी बड़ी होती नहीं है। इवन रहने को लोग तो यूकॉन में भी रह रहे हैं। हाँ, यूकॉन में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे तो सही में ठंडा और एक चीज और है, जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो अगर आपका -20 भी टेम्परेचर है ना, तो वो एल्बर्टा में ह्यूमिडिटी नहीं है, वो ड्राई है, तो वो विंटर्स में फर्क होता है। तो यहाँ पे ना ठंड उतने ही टेम्परेचर में ज्यादा लगेगी, वहाँ पे उससे ज्यादा टेम्परेचर में भी कम ठंड लगेगी क्योंकि वो ड्राई है। तो ये और भी मतलब कहने को ठंड है ज्यादा, ऑफ कोर्स वो माउंटेन्स के एकदम क्लोज है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जिनको अगर आप सोच रहे हो तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो मतलब अपने डिसीजन में। वहाँ पे ना सनलाइट भी बहुत है, कैलगरी इज द सनीएस्ट सिटी इन कनाडा। तो वहाँ पे और जब आप विंटर्स में घर के अंदर होते हो और बाहर आपको सनलाइट दिख रही हो तो आपका माइंड थोड़ा सा और मतलब वो फर्क डालता है थोड़ा सा, यू फील मच बेटर। कहने को बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन एक सन की एनर्जी है, कोई माने ना माने, खड़े हो जाओ कोई गर्माहट महसूस होगी तो देर से हीट एनर्जी। तो जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पे नहीं थी हरियाली। खानपुर एक ऐसी एरिया है वहाँ पे नहीं है हरियाली इतनी, वहाँ पे पूरा सीमेंट, घर से बाहर निकलो बिल्डिंग बस और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं मेगा से मिला फिर चीज़ें चेंज हुई, तो इसने बोला कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे है, चेंज करके देखते अच्छा लगता है। तो मेरे को ये बताओ, जैसे अब मेगा तो IT जॉब है तो वो जॉब लेके जा रहे हैं, तो एक सिक्योरिटी हो गई। दिवेश अब बताओ कि फ्रॉम अ योगा स्टैंड पॉइंट क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं? आई नो दैट मतलब वहाँ पे जाके अब क्या कैसे सेटअप करना है, मेरे को थोड़ा सा ये भी बताओ कि जैसे बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे क्योंकि वो भी सोचते हैं कि चलो यार कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके बेच सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा जर्नी बताओ कि अच्छा आप कैलगरी पहुँच गए, कैलगरी पहुँचने के बाद व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप्स फ्रॉम अ रिट्रीट सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे करना है क्या करना? अभी तो ये सारी चीज़ें मेरी जितनी है वो साइड में ही रहेंगी क्योंकि इनिशियली अभी हमने घर लेना है, तो ऑब्वियसली बात है कि बैंक को दिखाना पड़ेगा एज अ जॉइंट इनकम क्या है। तो इनिशियली तो मैं जाके जॉब करूँगा। अच्छा, और मेरी बात चल भी रही है 2-3 जगहों से कि अब वो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस किस दिन काम आएगा सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो वो अब वो उसका यूजफुल अब मैं निकालूंगा यहाँ पे कि ठीक है उस पर मेरी बात चल रही है। लेकिन ये साइड बाय साइड रहेगा, जैसे आपको बताया था कि मेरी शिपमेंट निकल चुकी है, ऑन द वे है। मैंने इतना ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट नहीं करा उसके अंदर, तो वो चीज़ें मैं साइड बाय साइड चलाता रहूँगा। जिस दिन मुझे लगा कि हाँ कि मैं इतना तो कमा लूँगा कि जितना मैं नौकरी से कमा रहा हूँ, उसके अगले दिन से मैं रिजाइन कर दूंगा। लेकिन वो अभी एकदम से जाते ही नहीं, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है मेरे। नहीं वो तो ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस शुरू कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिजनेस पे फोकस करो, वो मेरे को लगता है नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट टेंशन होती है। तो मेरे को बताओ जैसे शिपमेंट लेकर आए तो उसमें क्या हिकअप्स आए, ऐसे कैसे उठा के सामान, मतलब कैसे बताइए? कुछ भी नहीं है, सबसे पहले बस मुझे ये था कि मैं जब केरल में था तो मैं केरल की मेन सिटीज में नहीं था, लाइक कोची, हर कोई जो केरल जाता है कोची जाता है, राइट। मैं कोची में नहीं था, मैं नॉर्थ केरला में छोटा सा टाउन है कन्नूर, वहाँ मैं 1 महीना गुजारा। तो वहाँ के लोकल्स के बीच में रहा, वहाँ से लोगों से मिला, तो पता लगा कि एक कंपनी है जो कि मोर देन 100 ईयर्स से ये ऑयल सी बना रहे हैं। अच्छा। तो मेरा बड़ा मन था कि ठीक है कभी इन फ्यूचर में इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। इनफैक्ट मैं वहाँ पे भी मिल के आया था जो स्टोर से, तो उन्होंने मुझे नंबर दिए, लेकिन वो समाव काम नहीं है, लेकिन अपना काम में कराया जितने दिन था। तो यहाँ आने के बाद मैंने कहा यार क्या करें, मैं चल ठीक है मेल डालता हूँ, ईमेल डालते क्या पता रिप्लाई आ जाए। नहीं आया, फिर थोड़ा जेंटल रिमाइंडर डाला, फिर मैं भी थोड़ा भूल गया 1 महीने बाद, फिर क्योंकि कोविड भी था अभी उस टाइम पे जब हम आए थे, तो कोविड भी था, तो केरल में खास करके इतना ज़्यादा कोविड था तो सब चीज़ें लॉकडाउन में थी। तो जैसे ही उनका रिप्लाई आया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, रिप्लाई आ गया, मैं और पूछता हूँ। अब उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो अभी इतना तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, कोविड टाइम है, तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, एक छोटे से शुरू करते हैं, जैसे जैसे बढ़ेगा तो व्हाई नॉट, मैं भी बड़ा इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ जैसे ही मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो मैं वहाँ पे हार नहीं मानी, मेरे को पूरा, हम जुलाई में यहाँ आए थे, करते करते मेरी जो डील फाइनल हुई अब जाके हुई है, सोचो ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर, अब जाके मेरे पास सामान आ रहा है उसका।
तो उसमें मैं रिप्लाई करा। तो फिर नेक्स्ट अड़चन आई कि उन्होंने मुझे बोला ठीक है अपने मर्चेंट एक्सपोर्टर से बात करा दो हमारी, उनसे बात करो कैसे करना है। सबसे पहले दिमाग में आई कि गूगल इट, मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मैं फिर पता करा, अच्छा मर्चेंट एक्सपोर्टर का काम ये होता है कि आपका कंपनी से माल लेगा, आपको मैं देगा। फिर मैंने 2-3 मर्चेंट एक्सपोर्टर को ढूंढा अपने लिंक से, थ्रू से, जो इतने भी मेरे जानने वाले थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते करते फिर मैंने पता चला कि उन्होंने बोला आपका बिजनेस अकाउंट है। तो बिजनेस अकाउंट खोला, कॉर्पोरेशन में पहले खोल चुका था इस साल के 21 के ईयर में। स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट ये तो पता था कंपनी खोलनी है, वो उसको वो पहले खोल चुका था, वो भी सब गूगल से। तो फिर जैसे ही उनसे बात हुई कि कॉर्पोरेशन अकाउंट खोला हुआ है, सब कुछ है, कि स्टॉक निकला मेरा वहाँ से, फिर उन्होंने बोला कि स्टॉक रिसीव कैसे करोगे पोर्ट में। मैंने कहा जब आएगा तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे कैसे करना है। कहता आपके कोई क्लियर जाएंगे शिप पे ले आएंगे पोर्ट में जाएंगे ले आएंगे कुछ ना कुछ तो वही, और क्या होगा वहाँ से जब या वहाँ से कोई कांटेक्ट करेगा मेरे को स्टॉक आया है तो मैं देखूंगा क्या चाहिए होगा। तो उन्होंने बोला कि कोई एजेंट होते हैं वो कराते हैं काम। तो फिर मैंने गूगल करा कस्टम क्लियरेंस, हाउ टू डू कस्टम क्लियरेंस, तो लिखा है कस्टम क्लियरेंस एजेंट चाहिए। फिर वो गूगल करा कि नियर बाय कोई है, तो 3-4 ऑप्शन मिले। तो जिसका रिव्यू पड़ा सबसे ज़्यादा रेटिंग थी उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि अपना एक्सपोर्ट नंबर एक्टिवेट कराओ। मैं ठीक है एक और काम, फिर CRA कॉल किया, फिर CRA करके मैंने अपना नंबर सेम होते हैं बस कुछ अल्फ़ाबेट चेंज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है वो। तो उनको फिर बताया, फिर उनको सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने जितनी इनवॉइसेस वगैरह आई थी सब मैंने उनको दे दी। उन्होंने बोला ठीक है जब भी आपका वो यहाँ पे अराइव हो जाएगा आपके पोर्ट पे, तब हम आपको नोटिफिकेशन आएगी, हमें इन्फॉर्म कर देना, हम आपका वहाँ से स्टॉक क्लियरेंस करा देंगे। और उसके बाद मेरा एक काम और रहेगा कि ओंटारियो से अल्बर्टा वापस मुझे मंगाना पड़ेगा। मतलब एक एक करके एक प्रॉब्लम आती रही, उसको आगे प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा कि हाँ ठीक है एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसा, फिर दूसरे कमरे घुसा, वो गूगल करता चला गया, काम होता चला गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसमें 1 लाख रुपए की अगर शिपमेंट है, 1 लाख रुपए की शिपमेंट है, तो 1 लाख के ऊपर कितने पैसे और लग जाते हैं अगर मंगवाना है कुछ भी? तो ये जो अमाउंट है मेरे ही शिपमेंट का करीब उतना ही अमाउंट है। मैंने जो बजट बनाया था कि ठीक है 1 लाख तक का मैं सामान मंगाता हूँ इंडियन करेंसी, तो उसका मैंने सामान मंगाया तो अराउंड 50,000 मेरा और शिपिंग में लग रहा है। और उसके अलावा कस्टम मुझे पे करना पड़ेगा जब यहाँ पहुँच जाएगा। कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो कंपनी है उनको मुझे क्लियरेंस के कुछ पैसे देने होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली वो एक का मुझे लग रहा है कि वो 175 तक पहुँच जाएगा, 180 हो जाएगा। बट ये है कि कम रिस्क लिया है तो उसके ऊपर अगर पैसे लग भी रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है लर्निंग है, उतने की लर्निंग है। आप कॉलेज में जाके फीस भी तो पे करते हो सीखने के लिए, बढ़िया बात। तो मैंने अपना जाके यहाँ पेमेंट करके सीख लिया, प्रैक्टिकल लर्निंग सीख ली। नहीं मेरे को ना इन दोनों का ही बहुत सही लगता है कि कैलगरी मूव करना है तो डिसीजन ले लो, उसके बाद देखो कि हाँ कैसे करना है। ये शिपमेंट मंगवानी है, डिसीजन ले लो, फिर देखो क्या करना। और ये अगर जिन लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा है, देवेश ने भी मेरे को वही वाला क्लिप भेजा था बिकॉज दैट वाज वेरी रेलेवेंट टू देम। तो उन्होंने बोला था कि टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट, टेक अ डिसीजन मेक इट राइट। तो आई थिंक वही तुम लोग भी कर रहे हो कैलगरी जाने से भी, और रिट्रीट की जो छोटी सी शुरुआत करी है उससे भी। मेरे को एक बात बताओ, मेघा से पूछते हैं कि अगर कोई आ रहा है यहाँ पे मतलब इंडिया से, तो दिमाग में हमेशा होता है टोरंटो जाना है, वैंकूवर जाना है, ये दोनों के अलावा और कुछ आता ही नहीं है दिमाग में। तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे नाउ दैट यू हैव स्टेड बोथ इन ओंटारियो एंड यू हैव सीन कैलगरी, अब घर भी ले रहे हो वहाँ पे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि क्या मतलब सोचना चाहिए कि नहीं, कि क्या मतलब? ओके तो मतलब जब लोग इंडिया से कनाडा आने का डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी बड़ा मूव होता है, तो लोग एक जनरली एक सेफ्टी नेट ढूंढते हैं कनाडा में। तो मोस्टली लोगों के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ब्रैम्पटन, टोरंटो और वैंकूवर में ही रहते हैं, क्योंकि सदियों मतलब बहुत टाइम पहले से यही चल रहा है कि लोग यहीं पे आके रहते हैं, यही पता होता है। कैलगरी का तो शायद हर किसी ने सुना भी नहीं होता। तो फिर ठीक है, और यहाँ पे जॉब्स भी एज़ कम्पेयर टू कैलगरी जॉब्स ज़्यादा हैं। तो ये कह सकती हूँ कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको ऑप्शंस खुले चाहिए, थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, आपको वो एक मेंटल एक सिक्योरिटी चाहिए कि यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा जॉब्स हैं, तो आप यहाँ पे आके स्टार्ट कर सकते हो कि आपको एक जॉब मिल गई, आप थोड़ा सा आते ही एक थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई, फिर आप अपना माइंड ओपन कर सकते हो कि फिर आप देख सकते हो कि मैं और कहाँ जा सकता हूँ। यू कैन ट्रैवल एंड मे बी लुक अराउंड कि कहाँ पे आपको ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि सिर्फ एक मतलब इनिशियली आके जॉब मिलना वो एक फैक्टर है, उसके बाद यहाँ पे लाइफ को कंटिन्यू करना किसी एक तरीके से वो दूसरा। तो मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि उस चीज को डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ। यहाँ पे आए, 1 साल एक्सप्लोर करो चीजें, हाँ। सब कुछ करो, बांधो मत, फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि ठीक है यार कि अगर मुझे कोई और जगह सूट करती है तो मैं यहाँ से उठ के
अब मैं सोच रही थी कि अगर पहले ही हमारे दिमाग में इतना कुछ फ्यूचर को लेके थोड़ा सा पता होता तो हम शायद उतना सामान नहीं खरीदते जितना हमने यहाँ पे आके खरीदा exactly. तो वो एक चीज है कि एकदम से ना आके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में सामान मत खरीदो, थोड़ा सा मतलब टाइम लो और देखो कि आपको कौन सी जगह रहने के लिए सूट कर रही है, फिर उसके हिसाब से फिर इंटरनली आप जॉब वगैरह तो सब मैनेज कर ही लोगे बाद में। नहीं, दैट्स गुड। बेसिकली यहाँ पे आओ, जरूर आओ, बट फ्लेक्सिबल रहो हमेशा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, इसलिए योगा में भी जरूरी है। इसके अंदर नहीं आओगे। योगा वाला जोक हो रहा है। हाँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ योगा से रिलेटेड कि योगा ना लोगों को लगता है बड़ा बोरिंग होता है, मेरे को भी बहुत लगता है बोरिंग होता है, क्या मतलब इधर उधर करते रहो, मतलब वो तो क्या मतलब कोई प्लान है योगा को इंटरेस्टिंग बनाने का, मतलब हाउ डू वी डू दैट? योगा बोरिंग क्यों लगता है? हाँ, कह सकते हो। मैं डीएवी से पढ़ा हूँ इंडिया में, तो दयानंद ग्रुप वहाँ पे योगा एक तरह का सब्जेक्ट हुआ करता था। तो आज मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने सीरियस क्यों नहीं लिया था उसको। अच्छा, तो वो एक एज होती है, आप हर एक चीज़ में एक एज टाइम के बाद समझते हो। बाकी नई जनरेशन के हिसाब से भी प्लान कर रहा हूँ रिट्रीट्स कि कोई नहीं कोर्स नहीं करना, एक 3 से 4 दिन का या वीकेंड का रिट्रीट करेंगे, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं कि 100% तो नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ आश्रम लाइफ की, जब मेरा जो स्केड्यूल रहेगा उसमें हम कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, कोई टीवी, कोई स्क्रीन टाइम नहीं होगा उसके अंदर, तो वो सब उसके अंदर नहीं रखना चाहूँगा। थोड़ा कुकिंग एक्सपीरियंस भी रहेगा, इंडियन कुकिंग हो गया, मेडिटेशन रहेगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो पूरा एक डे स्केड्यूल करके ही उसके अंदर करना है। थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए सोच रहा हूँ कि एक कोई उसमें कुछ डांस क्लास हो गया, बॉलीवुड का थोड़ा सा टचअप करने के लिए किसी के साथ कोलैब करके वो ढूंढना पड़ेगा। वो जैसे जैसे लोग मिलते चले जाएंगे वैसे वैसे मेरा। तो हम जब आएंगे तो हम वीडियो नहीं शूट कर सकते क्योंकि फोन ही अलाउड नहीं होंगे? नहीं, वो एक पर्टिकुलर टाइम में तो नहीं होंगे। नहीं, बहुत बढ़िया है, मतलब वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग कैलगरी। जाओ, थोड़ा आएंगे, मजे करेंगे वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एक इंसाइट मिली है कि क्यों कैलगरी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो एक तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, बट फ्रॉम अ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड आई लव कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, यहाँ पे आके घूमो फिरो और वो करो। तो आई थिंक ये अच्छी एक इंसाइट है एंड आई वुड रियली रिकमेंड पीपल, येस हम लोग यहाँ पे हैं, पोटैटो टॉकीज यहाँ पे हैं, सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं, तो हम ना वो भूल जाते हैं कि और भी जगहें हैं, तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया में बैठकर आपको सिर्फ वही नज़र आ रहा है जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, बट देयर इज़ अ लॉट मोर। तो अगर आप आ भी रहे हो यहाँ पे, तो जैसे मेघा ने कहा, एकदम फ्लेक्सिबल रखो, घूमने जाओ, अगर पसंद आ रही है जगह वहाँ पे जाओ। और लाइफ तो बहुत लंबी है, 1-2 साल अगर थोड़ा एक्सप्लोर करने को अगर हो भी तो क्या ही दिक्कत है। That's all we have for today। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी हमने एक वीडियो बनाई है कैलगरी पे, अभी हम नेक्स्ट वीक नहीं बट आने वाले टाइम में हम एक वीडियो बनाएंगे हैलिफैक्स और न्यू ब्रंसविक पे भी, तो उसकी भी एक वीडियो लाइनअप हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।